हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोशनी और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अनिरुद्ध एक बिजनेसमैन होता है। वो रोशनी को कभी नाराज नहीं होने देता। एक दिन जब रोशनी और उसकी सास सरोजनी के बीच थोड़ी अनबन होती है, तभी रात में अनिरुद्ध उसके लिए नई ड्रेस और उसकी मनपसंद ब्लूबेरी आइसक्रीम लाता है। वाओ, ब्लूबेरी आइसक्रीम, ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। और ये ड्रेस, ये तो बहुत ही प्रिटी है। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध, तुम दुनिया के नंबर 1 हस्बैंड हो। आई लव यू। आई लव यू टू रोशनी। माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो ऐसी ही है, कभी खट्टी तो कभी मीठी। आई नो अनिरुद्ध, मैं जानती हूँ उन्हें, इसीलिए मैं कुछ कहती नहीं। बस मैं उनकी बातें सुन लेती हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है शाम होने के बाद वो मेरे पास फिर से आ ही जाएंगी, मेरे हाथ की चाय पीने। रोशनी खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसीलिए उसने शादी के पहले ही पूरे किचन स्टाफ को निकलवाने के लिए कहा था और अनिरुद्ध ने उन सभी को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में नौकरी पर लगवा दिया। एक दिन घर में पार्टी होती है, तभी रोशनी के हाथ का खाना खाकर सभी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। एक दिन रोशनी अनिरुद्ध को एक कैफे में एक लड़की के साथ देखती है और वो दोनों एक दूसरे की झूठी कॉफी भी पी रहे होते हैं। ये दृश्य देखकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है। बहुत दिनों से मुझे शक हो रहा था कि अनिरुद्ध चुप छुप के किसी से बात कर रहा है, कहीं कोई और बात तो नहीं। लेकिन देखो, वही बात निकली जो मैंने सोचा था, वही सच है। अनिरुद्ध का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनिरुद्ध, बहुत बुरा किया। मेरे माँ पापा को मरे हुए 3 साल हुए हैं। तुमने मेरे अकेलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ अपनी एक नई दुनिया बसाने। रोशनी उस रात बस स्टेशन पर जाती है और वहाँ पर वो चमनपुर जाने के टिकट्स लेती है। भाई साहब, चमनपुर की टिकट चाहिए। ये लीजिए मैडम। जी, वो बस कितने बजे की है? लगभग 20 मिनट और लगेंगे। जब अनिरुद्ध घर पहुंचता है तभी उसे सरोजनी बताती है कि रोशनी घर छोड़कर जा चुकी है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, रोशनी ने तुझे कैफे में किसी लड़की के साथ देखा और तुम दोनों एक दूसरे की झूठी कॉफी पी रहे थे। ये सब क्या है अनिरुद्ध? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ओह गॉड! अरे माँ, वो कोई और नहीं बल्कि... तभी वहां पर काजोल आ जाती है। दरअसल काजोल अनिरुद्ध की सगी बहन होती है और रोशनी को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। काजोल एयरपोर्ट से ही अनिरुद्ध के साथ कैफे में चली गई और उन दोनों को देख रोशनी ने गलतफहमी पाल ली, जिसका नतीजा था कि वो घर छोड़कर जा चुकी थी। ओह नो अनिरुद्ध भैया, हमें भाभी को ढूंढना होगा। कहाँ गई होंगी वो? शायद से वो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन तक ही गई होगी। अनिरुद्ध और काजोल दोनों रोशनी को ढूंढने लग जाते हैं। बस स्टेशन पर रोशनी अपनी बस के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में बहुत सारा लगेज होता है। वो उसका लगेज उठाकर उसकी मदद करती है, जिससे वो खुश हो जाता है। अरे धन्यवाद बिटिया। कोई बात नहीं अंकल, यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे शायद तुम भी चमनपुर ही जा रही हो ना बिटिया? हाँ अंकल, मैं भी चमनपुर ही जा रही हूँ। तो फिर तुम मेरी ही टैक्सी में बैठ लो, मैं भी उसी गांव से होते हुए जाऊंगा। अरे बेटा हिचकिचाओ मत, मौसम के भी बिगड़ने की आशंका है, बस से सफर करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है अंकल, थैंक यू। रोशनी उस बूढ़े आदमी के साथ टैक्सी में चली जाती है। चमनपुर जाने वाली बस खाई में गिर जाती है और उसमें मौजूद सभी यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। जब अनिरुद्ध और काजोल रोशनी को ढूंढते ढूंढते बस स्टेशन पहुंचते हैं तभी... ये देखिए, आपने इन्हें कहाँ देखा है? ये यहाँ आई थी क्या? हाँ साहब, ये अभी तो गई हैं चमनपुर की बस में, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि जो बस चमनपुर जाने वाली थी वो खाई में गिर गई है और सभी यात्री मर चुके हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रोशनी पागल थी, वो इतनी छोटी सी बात से शक कर लिया मुझ पर। ये क्या हो गया काजल? संभालिए अपने आप को भैया। अनिरुद्ध बहुत टूट चुका था। अनिरुद्ध को उस दिन से ऐसा लगने लगा कि रोशनी मर चुकी है।
वहीं रोशनी ने अपने जीवन की नई शुरुआत कर दी थी। वो चमनपुर में एक किराए के घर में रहने लगी थी। वो कई जगहों पर नौकरी ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन उसकी पड़ोसन एक सुझाव देती है। रोशनी बहन, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्यों ना तुम एक ढाबा खोल लो। गांव की सरकारी स्कूल के गेट पर बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि वहीं से स्टेशन और शहर जाने का रास्ता है। तुम वहां पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलो। हाँ, आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल एक ढाबे के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और बिना पैसों के मैं ऐसा कर पाऊंगी मुझे लगता नहीं है। उस सब की चिंता मत कीजिए। आप वो पैसे मुझसे ले लीजिए, और जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप मुझे वो पैसे लौटा देना, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। रोशनी गांव के सरकारी स्कूल के गेट पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जहां पर वो तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनाकर बेचा करती और सभी मजे से आनंद लेते हुए उन पदार्थों को खाते हैं। रोशनी दिन रात मेहनत करने लगती है। कुछ महीनों बाद एक दिन अनिरुद्ध, सरोजनी और काजोल चमनपुर में एक रिश्तेदार की शादी में आते हैं। तभी अचानक से अनिरुद्ध चलती हुई गाड़ी में से रोशनी का ढाबा देख लेता है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। अनिरुद्ध, काजोल और सरोजनी गाड़ी से उतरते हैं और वो लोग रोशनी के ढाबे के पास जाते हैं। रोशनी, तुम जिंदा हो? बहू रानी, तुम जिंदा हो? हमें तो लगा था कि आप बस एक्सीडेंट में। अनिरुद्ध और काजोल दोनों रोशनी को सारी बात बताते हैं और अनिरुद्ध रोशनी को काजोल और उसके सारे पुराने चैट्स भी दिखाता है। रोशनी को तब समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। ओह माय गॉड, प्लीज माफ कर दो काजोल। मैंने एक पल के लिए भी कुछ सोचा नहीं और सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आई। मुझे माफ कर दो अनिरुद्ध, माफ कीजिए माँ जी। अब आओ, गले लग जाओ। रोशनी और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और खूब रोते हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं, क्या सही मौके पर फिर से मिलाया है किस्मत ने हमें। कल हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ अनिरुद्ध, हम हमारी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे और अब से हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। रोशनी अनिरुद्ध के साथ फिर से उसके घर चली जाती है और अगले दिन उनके घर में बहुत बड़ी एनिवर्सरी पार्टी होती है, जिसमें वो दोनों सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। हाय, नजर ना लगे मेरे बच्चों को किसी की भी। थू 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 थू। हैप्पी एनिवर्सरी अनिरुद्ध। हैप्पी एनिवर्सरी रोशनी। एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बोथ। ये अनिरुद्ध और रोशनी अपनी सालगिरह के केक कट करते हैं और पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। रोशनी शहर में अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है, जिसका नाम वो द सी लिंक रेस्टोरेंट रखती है। कुछ ही महीनों में वो रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो जाता है और इस तरह से रोशनी अपने जीवन में बहुत 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 आगे जाती है। कुंदन एक बहुत ही सुलझे हुए परिवार से होता है। उसके घर में उसकी माँ वसुधा, पिता जयनाथ, दादी सुहासिनी और उसके मामा जी उदित होते हैं। कुंदन जब चाइना में एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है, तभी वो अपने साथ एक चाइनीज लड़की को लाता है, जिसका नाम शिंकू होता है। शिंकू होती तो चाइनीज है, लेकिन वो सभी से हिंदी भाषा में ही बात करती है और वो सबको भारतीय खाना बना कर देती है, जिसे खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेती है। शिंकू के इस अच्छे व्यवहार से सभी खुश हो जाते हैं, सिवाय कुंदन की दादी सुहासिनी के। शिंकू, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। हमने फैसला लिया है कि हम तुम्हारे और कुंदन के प्यार को स्वीकार कर तुम दोनों की शादी करा दे। क्यों जयनाथ जी? हाँ 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 हाँ। अरे बहू, चाइनीज जरूर है, लेकिन दिल से तो ये हिंदुस्तानी ही है। मेरे मूंछों की सौगंध। तभी सुहासिनी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। बस करो तुम लोग। अरे बावले हो गए हो क्या? हाँ? क्यों री वसुधा बहू और उदित, हाँ? तू तो चुप रह। और जयनाथ लल्ला, तू हमारे चीकू की शादी इस चीनी लड़की से कराएगा? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। घर में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बहू। लेकिन अम्मा, कुंदन और शिंकू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों के लिए अच्छा ठीक है, कम से कम हमारे कुंदन की खुशी के लिए तो अपना लीजिए शिंकू को। हाँ माँ, वैसे भी बुराई क्या है लड़की में, इतनी गुणवान तो है। अम्मू, प्लीज मेरे को अपनी बना लो ना। मैं आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाई के खिलाएंगी। प्लीज अम्मू, मैं कुनू से बहुत प्यार करती है। कुनू, से समथिंग। हाँ अम्मा, प्लीज
मेरी खुशी की खातिर प्लीज। सुहासिनी कुंदन की खुशी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन उसका मन शिंकू को लेकर अभी तक खुश नहीं था। उसे शिंकू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शिंकू और कुंदन रीति रिवाजों से शादी का पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शिंकू आए दिन कुछ न कुछ नया बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश किया करती। एक दिन वो सबसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सभी चकित रह जाते हैं। सुनी सुनी आप सब सुनी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक छोटी सा ढाबा खोलूँ, क्योंकि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं साथ ही साथ अपने घर को भी संभालूंगी, लेकिन मुझे काम करना है। लेकिन शिंकू बहू, तुम इस घर की बहू हो और तुम ढाबा क्यों खोलोगी? ऐसा भी नहीं है कि हम पर कोई आर्थिक समस्या आन पड़ी है। तुम ये सब मत सोचो। अरे जयनाथ जी, रहने दो ना। अगर शिंकू को काम करने की इच्छा है तो उसे करने दो काम। वैसे भी वो मशीन की तरह तेज है। सारा काम 12 बजे तक निपटा लेगी और फिर दिन भर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। ये बहुत ही गुड आइडिया है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं जीजा जी। शिंकू बहू, तुम जाओ ढाबा खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे मूंछों की सौगंध। अरे भाऊचक, चुप हो जा। अरे तुम सब बौरा गए हो क्या? घर की बहू काम करेगी? अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर हम यही सोचते रहे ना मम्मा, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। शिंकू, मैं सारी प्रिपरेशन कर देता हूँ। तुम कल से ही ढाबा खोलो और जितना भी कमाओगी तुम खुद के लिए सेविंग करना। थैंक यू सो मच कुन्नू, आई लव यू माय स्वीट हबी। करो, जिसको जो करना है करो। वसुधा बहू, तुझे भी अगर अपनी मनमानी करनी है ना तो कर ले। इस घर में तो मेरा कुछ रहा ही नहीं है। सुहासिनी गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन सभी शिंकू को ढाबा खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिंकू अपना ढाबा खोलती है। वो वहां पर सभी चाइनीज पदार्थ बेचती है। पूरी कॉलोनी वालों को डिशेस बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट नूडल्स हैं, मजा ही आ गया। अरे ये मोमोज तो जन्नत है, जन्नत। लेकिन ये किस चीज के मोमोज हैं? चिकन के तो नहीं लग रहे हैं, और इनका रंग भी सफेद नहीं, काला है। ओफो, तुम खाने का काम करती जाओ। अगर स्वाद पसंद आई है तो और ले लो। बहुत सारे मोमोज को बनाई लाई है मैंने। हैव इट डियर, एज मच एज यू वांट। शिंकू के ढाबे पर अब अजीबोगरीब डिशेस भी मिलने लगती हैं, जिनके नाम बहुत अतरंगी होते हैं और उनका स्वाद तो और भी अतरंगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी उन डिशेस को बड़े ही चाव से खाते और शिंकू की खूब तारीफ भी करते। शिंकू एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाती, लेकिन वो अपने पैसे अपने पास ही रखती। एक दिन सुहासिनी को रात के 2 बजे प्यास लगती है और तभी वो देखती है कि उसके रूम में जो जग है वो तो खाली है। अरे रे, इस जग की तो ऐसी की तैसी। दिन भर भरा हुआ होता है और रात में ही खाली होता है। मेरी ही गलती है, मुझे इसे सोने से पहले भर के रखना चाहिए। अब उठना तो पड़ेगा ही, वरना गला सूख सूख कर कहीं मैं परलोक ना चली जाऊं नींद में ही। हाँ। सुहासिनी उठती है और वो किचन की तरफ जाने लगती है और तभी वो देखती है कि शिंकू गेस्ट रूम में बैठकर एक ढाबे में बहुत सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भर रही है। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसकी आंखों को इस पर भरोसा नहीं होता। वो अपनी आंखें मलती है और तभी वो साफ साफ देखती है। ओ चीनी बहुरिया, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भरकर इनका अचार बनाओगी का? बस वैसा ही कुछ समझिए अम्मू। क्या? ओफो अम्मू, आप भी ना। अरे मैं तो मैजिक कर रही हूँ, आई मीन मजाक कर रही हूँ। घर में ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमी हो गई हैं, उसी को निकाल रही हो पकड़ पकड़ के। हे भगवान, तू भी एक अलग तरह की आंतरिक पीस है। रात में ही तुझे ये काम करना था। बेवकूफ चुड़ैल बनकर मुझे खामखा डरा दिया। ओह सो सॉरी अम्मू, मेरे वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं थे, ट्रस्ट मी। अरे तेरे तरस्त मी को तो मारो गोली। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चाइनीज बहू शिंकू का ढाबा पूरी कॉलोनी में बहुत फेमस हो गया है। उसके ढाबे पर रोजाना बहुत भीड़ जमी हुई रहती है और लोग पागलों की तरह उसके ढाबे के डिशेस को खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाने लगते हैं। आओ आओ, स्वादिष्ट खाना खाओ, खाओ 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 खाओ। सुहासिनी वहां से मंदिर को जाने के लिए गुजर रही होती है। तभी वो शिंकू को देखकर कहती है,
चाइनीज कभी कहेगी, काव काव करके ही चिल्लाती रहे बस तू, गधी कहीं की। पता नहीं क्या पसंद आया मेरे चीकू को इस बेवकूफ में। सुहासिनी वहां से चली जाती है। एक दिन जब वो रात में वॉक करके घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका पोता बहू शिंकू गार्डन में चूहे पकड़ने का पिंजरा, मच्छर कीड़े मकोड़ों का स्प्रे, कॉकरोच और छिपकली पकड़ने का ट्रैपर और चमगादड़ पकड़ने का नेट लगाकर घूम रहे होते हैं। ये चीनी गुड़िया भूतिया गुड़िया बनकर इतनी रात गए इस गार्डन में क्या गोल खिला रही है? अरे ये तो कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है? हाय दैया, इसके पास तो बहुत सारे चमगादड़ और कीड़े मकोड़े छिपकलियां भी हैं। हाय 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 हाय। सुहासिनी घबरा जाती है और वो शिंकू का पीछा करती है। शिंकू अपने ढाबे में जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगती है। वो चमगादड़, छिपकली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और मरे हुए चूहों का खाना बना रही होती है। ये दृश्य देखकर सुहासिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये शिंकू बहू, इसका मतलब ये जो खाना ढाबे पर बेचती है ये वही खाना है? नहीं, इसका मतलब ना जाने कितने मासूमों की जान अब खतरे में है। नहीं नहीं, मुझे इस चाइनीज बहू के ढाबे के पीछे का राज सबके सामने लाना होगा। सुहासिनी इससे पहले कि सबको जाकर बताए, आधी कॉलोनी के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे, यहाँ तक कि उदित मामा जी भी। सुहासिनी पुलिस को जाकर सब बता देती है और पुलिस शिंकू को उसके ढाबे पर रंगे हाथों पकड़ लेती है। शिंकू जेल चली जाती है और सुहासिनी ने न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे कॉलोनी की जान बचा ली थी। सभी बहुत खुश होते हैं। माफ करना अम्मा, आपका चीकू भटक गया था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जिस लड़की से कहोगी मैं उसी से शादी करूंगा। सुहासिनी कुंदन के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढती है और उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। राजनपुर कहकर एक गांव में भानु गोले वाले का गोला बहुत मशहूर होता है। वो चौक पर अपना ठेला लगाकर तरह तरह के गोले बेचा करता है। वो एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति होता है। गोला ले लो गोला, गर्मी में अब मिलेगी ठंडी ठंडी राहत। कई सारे स्वादिष्ट फ्लेवर्स वाला गोला, खस, काला खट्टा, ऑरेंज, जाम, जलजीरा और कई फ्लेवर्स। गोला ले लो गोला, भानु गोला वाला, आइए आइए आइए। अरे वाह वाह भानु भाई साहब, इस गोले का स्वाद तो एकदम मजेदार है। एकदम से ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान से बर्फीले पहाड़ों में आ गए हैं इस बर्फ के गोले को खाकर। हाँ हाँ, इसकी चुस्की लेने का आनंद ही कुछ और है, और ऐसा आनंद सिर्फ भानु गोला वाले के गोले में ही मिल सकता है। हम तो तुम्हारे गोले के बहुत बड़े फैन हैं। भानु की बीवी का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद वो अकेले ही अपने बेटे को संभालता है और उसकी देख रेख करता है। उसके बेटे का नाम अभीर होता है। भानु बहुत शिद्दत से गोला बनाता था और बेचता था। वो गांव में इकलौता गोला बेचने वाला था। एक दिन जब वो गांव से शहर ऐसे ही सैर करने जाता है, तभी देखता है कि कई सारे लोग गोला, शरबत, खाद्य पदार्थ और बाकी बेचने वाली चीजों में मिलावट कर रहे हैं और खुद की जेब का पैसा बचा रहे हैं। ये देखकर भानु के मन में भी लालच जाग जाता है। अरे वाह, ये तो खुद का कम निवेश करके इतने पैसे कमा रहे हैं, और मैं इतनी शिद्दत से गोला बेचता हूं और कम मुनाफा ही पाता हूं। ये यहाँ के गोला और शरबत वाले तो अपने गोला में ये बनावटी रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कम खर्चा लगता है और सस्ते दाम में ही हम ग्राहकों को उल्लू बनाकर ढेरों पैसे कमा सकते हैं। भानु उन हानिकारक बनावटी रंगों को खरीदता है और वो उन्हें अपने साथ गांव ले जाता है। गांव ले आने के बाद भानु उन रंगों के रंगीन गोले बनाकर गांव में बेचने लगता है और अपने गोले बेचने का दाम पहले से भी कम कर देता है। पैसे कमाने का लालच में भानु अपनी ईमानदारी को भूल जाता है और इस गलत राह पर निकल पड़ता है। रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स वाले गोले, आइए आइए गोला खाइए, अब पहले से भी सस्ते और किफायती दाम में। अरे वाह भानु भैया, ये रंगीन गोला तो और भी टेस्टी है। आहा, पेट में ठंडक और जीभ पर मजेदार स्वाद, और क्या चाहिए इस भयंकर गर्मी में। हाँ भाई साहब, एकदम सही बात कही आपने तो। अरे मुझे तो ये नारंगी और ये लाल वाला गोला दे दो भाई,
और हाँ, बर्फ एकदम चूर चूर कर कर डालना, मजा आता है तभी। ठीक है जी। भानु जब घर लौटता है तब अभीर उससे कहता है, क्या पापा पूरे गांव में बांट दिया सस्ते गोले और मुझे चखने भी नहीं दिया? मैंने सुना है कि आपका नया जो स्टाइल वाला गोला है वो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार है। जरा मैं भी तो चख कर देखूं। नहीं नहीं अबीर बेटा, तू भूल कर भी कभी वो गोला मत चखना। तुझे मेरी कसम, जिस दिन तूने वो चख लिया, समझ जाना मैं भी तेरी माँ के पास चला गया। लेकिन क्यों पापा? आप पूरे गांव में बेच रहे हो इतने सारे, इतने सस्ते दाम में, इतना यमी यमी गोला, और मुझे नहीं दे रहे हो। जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा अभी। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मैं तुझे नहीं दे सकता बेटा। जाने दो पापा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। इतना कहकर अभीर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी भानु अपने आप से कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुझे रूठना है तो रूठ जा, लेकिन तुझे मैं मेरा मिलावट वाला गोला कभी भी चखने नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें मैं हानिकारक रंगों की मिलावट करता हूँ जो सस्ते दाम में मैंने शहर से खरीद कर लाई हैं। उनके कारण तेरी तबीयत बहुत खराब होगी। यहां तक ज्यादा सेवन करने से जान भी खतरे में जा सकती है। भानु का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे पैसों के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो गांव के गरीब मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वहीं गांव में धीरे धीरे सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और सभी को एक ही बीमारी होती है, और वो होती है फूड पॉइजनिंग। पहले पहले तो किसी को भानु गोला वाले पर इतना शक नहीं होता, लेकिन उसके बेटे अभीर को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि भानु रोज गोला अकेले एक कमरे में बनाया करता है। एक दिन भानु के उस कमरे में जाने से पहले ही अभीर उसमें चला जाता है और वो एक अलमारी के पीछे छिप जाता है। तभी वो अपने पिता भानु को थोड़ी देर बाद वहां आकर गोला बनाते हुए देखता है, और फ्लेवर्स बनाते वक्त भानु हार्मफुल केमिकल्स वाले रंगों को बर्फ में मिक्स करता है, और ये देखकर अभीर चौंक जाता है। अभीर को देख जाता है कि उन रंगों के पैकेट पर लिखा होता है हार्मफुल फॉर हेल्थ। हे भगवान, पापा इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं सभी की जिंदगियों के साथ। ये तो हार्मफुल केमिकल्स वाले फूड कलर्स हैं जिनका सेवन करने से तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, तभी अब मैं समझा कि गांव में जो सभी को फूड पॉइजनिंग हो रही है वो क्यों हो रही है। उन सभी को पापा का गोला खाने के कारण ही फूड पॉइजनिंग हुई है। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। मैं पापा को यूं लोगों को बीमार करने नहीं दे सकता। सोच अभी, सोच, कुछ तो सोच। अभीर तय करता है कि वो अब अपने पिता को सबक सिखा कर ही रहेगा। इसलिए एक दिन वो भानु का गोला का ग्लास चुराकर घर ले आता है और उसे फर्श पर फैलाता है, और खुद भी फर्श पर लेट जाता है और मरने की एक्टिंग करता है, जिससे भानु को ये लगना चाहिए कि उसके बेटे ने उसी के मिलावट वाले गोला का सेवन किया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जब भानु घर आता है और अभीर को फर्श पर लेटा हुआ देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं मेरा बेटा, ये नहीं हो सकता। अभीर अभीर, लगता है इसने गोला खा लिया। नहीं, मेरे बेटे की जान नहीं जा सकती। अभीर अभीर अभीर, उठना बेटा। अभीर, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहाँ मैं एक ईमानदार गोला बेचने वाला था, और कहाँ लालच में आकर मैंने एक लालची गोला वाला बन गया। भगवान जी, मेरे बेटे को फिर से ठीक कर दो। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा भगवान, मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मिलावट वाला गोला बेचना छोड़ दूंगा और पहले जैसे ईमानदारी से अपना काम करूंगा भगवान। भानु दहाड़े मारते हुए रोता है, और तभी अचानक से देखता है कि अभीर आंखें खोलता है और वो अपने पापा को सब बताता है कि उसने ये नाटक किया है। पापा, रोना बंद करो। ये सब एक नाटक था, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि लालच में आकर आप कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपकी वजह से आधे गांव वासियों को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। आपको पता है कि आपके मिलावट वाले गोले का सेवन करने से लोगों की जान खतरे में जाएगी। उसके बावजूद भी आपने तो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचा, ना कि आपने ग्राहकों की जान के बारे में। आपने बहुत गलत किया है पापा, बहुत गलत।
अभीर की बातें सुनकर भानु को एकदम से झटका लगता है और उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या था वो और क्या हो गया है। लालच ने उसे कितना बुरा आदमी बना दिया है। भानु अपने बेटे अभीर को कस के गले लगाता है और रोते हुए कहता है, धन्यवाद आबिर बेटा, अगर आज तो मुझे नहीं समझाता तो न जाने मैं इस लालच के पीछे और कितने बड़े बड़े गुनाह कर बैठता। मैं वादा करता हूँ बेटा कि आज के बाद मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा और किसी भी मासूम की जान के साथ नहीं खेलूंगा। भानु खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर करता है और पुलिस उसे फूड कॉन्टामिनेशन के केस में पूरे 1 साल तक जेल में कैद रखती है। 1 साल बाद वो और अभीर दोनों शहर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां भानु ईमानदारी से गोला बेचता है और पैसे कमाता है। कमल नगर कहकर एक गांव में सतीश नामक एक गरीब आदमी रहता था, जिसका गांव में एक रेस्टोरेंट था। सतीश के रेस्टोरेंट पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहती थी। सतीश बहुत स्वादिष्ट और चटाकेदार खाना बनाता है। अरे वाह 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 वाह, बोले तो एकदम फैंटास्टिक। इतना बढ़िया खाना मैंने कभी नहीं खाया। मन प्रसन्न हो गया आज तो सतीश मेरे भाई। अरे सतीश, तुम्हारे हाथ के ये सारे पकवान तो मेरी बीवी के हाथ के पकवान से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथों में सच में कोई जादू छुपा है, या फिर कोई जादू रखा है, हा? जिससे तुम इतना जबरदस्त खाना बनाते हो। धन्यवाद भाई साहब, ये लो आपका बटर नान और पनीर की सब्जी, और ये आपका ठंडा ठंडा छाछ। सतीश का इस दुनिया में कोई नहीं था। नहीं, उसके माता पिता तो जिंदा थे, लेकिन वो बचपन में ही उनसे बिछड़ गया था और तब से उसने अकेले में ही जीवन जीना शुरू कर दिया था। कई संघर्षों के बाद उसने गांव में अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था। गांव में आए पर्यटकों को भी सतीश के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। कमल नगर के पड़ोस में ही लहूपुर कहकर एक गांव रहता था। लहूपुर में सतीश का हमशक्ल मुन्ना रहता था। मुन्ना एक चोर होता है। मुन्ना उस गांव के लोगों के गहने और पैसे चुराकर भागता रहता और जब जब उसे पुलिस पकड़ने की कोशिश करती वो उनके चंगुल से बच निकलता। अब मेरे पास पूरे गांव को लूटकर भरपूर पैसे इकट्ठा हो गए हैं। बस कुछ दिन और, अब सीधा मैं बड़ा वाला तीर मारूंगा। सरपंच के बंगले पर ही डाका डालूंगा, जिसके बाद मैं ढेर सारे पैसे चुराकर हवाई जहाज में बैठकर विदेश चला जाऊंगा और धूम मचाऊंगा। ये बहुत बड़ी इत्तेफाक की बात थी कि दोनों पड़ोस के गांव में एक जैसे दिखने वाले हमशक्ल रहते थे। वो कहते हैं ना, दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। मुन्ना सरपंच के बंगले में चोरी करता है और वो वहां से खूब सारा धन लूटकर विदेश भाग जाता है और पुलिस उसे ढूंढने लगती है। एक दिन कमल नगर में लहूपुर का एक निवासी आता है जिसका नाम पोपटलाल होता है, जो सतीश के ढाबे पर सतीश को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। अरे ये तो मुन्ना चोर है। अच्छा, तो लहूपुर में सबकी धन दौलत लूटकर यहाँ पर आ गया और ढाबा खोल लिया। वाह वाह, अब तो तू गया बच्चू। अब मैं लालपुर जाकर पुलिस और सरपंच और सभी गांव वालों को बताऊंगा कि तू यहाँ छुप कर बैठा है। पोपटलाल को गलतफहमी हो जाती है। वो सतीश को मुन्ना समझ बैठा है और लहूपुर जाकर वो गांव वालों को, सरपंच साहब और पुलिस को सतीश के बारे में बताता है। क्या ये तू क्या कह रहा है पोपटलाल? वो मुन्ना कमला नगर में जाकर ढाबे में खाना बेच रहा है? नहीं, अब तो उसकी खैर नहीं। उसे तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ चलो, उसे पकड़ते हैं। सरपंच, पुलिस और बाकी लहूपुर के गांववासी एक साथ झुंड बनाकर कमल नगर जाते हैं और वहां जाकर वो लोग सतीश को पकड़कर खूब मारते हैं। इतना मारते हैं कि वो बेचारा चल भी नहीं पाता। मत मारिए मुझे, मत मारिए। अरे मैंने क्या किया है? कमल नगर का सरपंच छोटे लाल वहां आता है और लहूपुर के गांववासी उसे सारी बात बताते हैं, जिसके बाद छोटे लाल भी सतीश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। कमीने, तुझे मेरा ही गांव मिला था क्या छुपने के लिए? चल अब तू इस गांव से निकल जा, और खबरदार जो तू लालपुर या कमल नगर में दिखाई दिया तो। सभी का मार खाने के बाद सतीश को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और वो बेचारा अब कहीं का नहीं रहता। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई अपना भी नहीं है।
न कोई दोस्त, न रिश्तेदार, न जान पहचान वाला। ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान जी, आप तो जानते हो कि मैं बेकसूर हूँ, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? मेरा रेस्टोरेंट भी नहीं रहा मेरे हाथों में अभी। मेरी मदद कीजिए भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। बेसहारा सतीश फूट फूट कर रोता है। वो 2 दिनों तक भूखे पेट यहाँ से वहाँ भटकते ही रहता है। वो अपने गांव से कोसों दूर एक पुराने जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ के पेड़ का फल तोड़कर वो उस फल को खाता है और अपनी भूख मिटाता है। ये क्या? मैं कहाँ आ गया? ये कौन सा जंगल है? यहाँ तो दूर दूर तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। सतीश बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। सतीश उस जंगल में बुरी तरह फंस चुका था। अब सतीश उस जंगल में ही एक तंबू बनाकर रहने लगता है और फलों को खाकर ही अपना गुजारा करने लगता है। शाम में वो अलाव जलाकर अलाव के सामने बैठता है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अब मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं? सतीश रात में जुगनू को इकट्ठा करता है और रात में वो जुगनू चमकते हैं। एक रात जब वो सो रहा होता है, तभी उसके तंबू के बाहर उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो घबराकर उठता है और देखता है कि वहां पर एक साधु बाबा खड़े हैं। साधु बाबा आप? बालक, तुम यहाँ इस मायावी जंगल में क्या कर रहे हो? मायावी जंगल? हाँ बालक, ये एक मायावी जंगल है। इसमें वही इंसान आ सकता है जिसका दिल एकदम साफ हो और जो मन से बहुत अच्छा हो। अच्छा, लेकिन ऐसी क्या बात है इस जंगल में जो इसे एक मायावी जंगल बनाती है? साधु बाबा सतीश को एक कुएं की ओर ले जाते हैं, जिसमें बहुत गहराई होती है और उसमें से एक दिव्य रोशनी उजागर होती रहती है। सतीश वो दृश्य देखकर अचंभित रह जाता है। ये है इस जंगल की खास बात। ये अलौकिक कुआं। इस कुएं से चंद्रलोक जाने का रास्ता है। चंद्रलोक एक जादुई दुनिया है। कई सालों पहले चंद्रलोक के निवासी हमारी धरती पर इसी कुएं के रास्ते से आया जाया करते थे और इस अलौकिक कुएं में वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने इस धरती पर पुण्य का काम किया हो। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वैसे भी मुझे इस धरती पर नहीं रहना है। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद तो मैं अपने गांव भी नहीं जा सकता। अब मेरे पास चांद पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा है। हाँ बालक, अगर तुम मायावी जंगल में रह सकते हो तो तुम इस अलौकिक कुएं में भी अवश्य ही जा सकते हो। जाओ, एक सुखी जीवन जियो। धन्यवाद साधु महाराज, धन्यवाद। लेकिन चंद्रलोक की दुनिया में तुम क्या करोगे? वहां पर तो तुम्हारा कोई अपना भी नहीं है। कैसे करोगे अपना जीवन यापन? अपना तो धरती लोक पर भी कोई नहीं था, तो चंद्रलोक पर भी मैं वही करूंगा जो मैं यहाँ करता था, खाना बनाना। मैं चांद पर जाकर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और उसमें स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। वाह बालक वाह, बहुत ही शुभ विचार हैं। जाओ, अपने जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। विजयी भव बालक। सतीश उस अलौकिक कुएं में कूदता है और वो सीधे चंद्रलोक पहुंच जाता है। चंद्रलोक पहुंचने के बाद वो वहां एक दिल के धनी आदमी से मिलता है जो उसके चांद की सैर कराता है और वो उससे पैसों की भी मदद करता है। उन पैसों से सतीश रेस्टोरेंट खोलता है। धरती लोक के व्यंजनों की खुशबू सूंघकर चंद्रलोक के निवासी आकर्षित हो जाते हैं और वो सतीश के रेस्टोरेंट पर खाना खाने आते हैं। अरे भैया, बहुत ही बढ़िया। इतना अच्छा खाना है कि मन कर रहा है कि बस इसे खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। सच में तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के कारण हमारी जिंदगी में बहुत भी खुशियां आ गई हैं सतीश भाई। वाकई मेरे सतीश भाई, चांद पर जो खाना मिलता है उससे कई गुना अच्छा खाना तुम बनाते हो। अब तो हम रोज आएंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने। सतीश का रेस्टोरेंट पूरे चंद्रलोक में फेमस हो जाता है और वो बहुत सारे पैसे भी कमाने लगता है। उसे चंद्रलोक की एक लड़की से प्यार भी हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है और चांद पर ही अपनी बाकी की जिंदगी बिताता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।